न्यू वर्ल्ड के अंदर हम लू स्टारस्किड को देखते हैं। तो स्टारहेड लूफी जिंदा था हाँ? मरीन फोर्ड के अंदर 16 बार घंटी को बचाया एक नए एरा की शुरुआत करने के लिए। पर ये ऑक्सबेल क्या है? जी सर, ये ऑक बेल एक प्राचीन घंटी है ऑक्स लॉयड्स की, जो कि और हर साल के एंड पर नेवी वाले इस घंटे को 8 बार बजाते हैं, गुजरे साल की सराहना करने के लिए और 8 बार एक अच्छे साल की शुरुआत करने के लिए। तो इसे टोटल 16 बार बजाया जाता है। ये नेवी के रीति रिवाज है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। शायद उसने पिछले दौर का अंत और नए दौर की शुरुआत का संकेत दिया है। तो वो ये कहना चाहता था व्हाइट बियर्ड का एरा खत्म होता है और नए एरा की शुरुआत ये करेगा। हाँ क्या अजीब पुरानी है लेकिन वो जो चाहता है मैं उससे वैसा नहीं करने दूंगा। और हम देखते हैं कि उस स्टारस्किड ने कुछ लोगों को बंदी बना रखा है। द न्यू वर्ल्ड। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर मस्ती करूंगा, लेकिन इन डरपोकों के साथ मैं क्या करूँ? हे, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बस इस समुद्र को छोड़कर बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। प्लीज हमें अपने पैराडाइज से जिंदा लौटने दीजिए प्लीज। तुम बस अभी यहाँ पर पहुँचे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं ये समुद्र कितना ज्यादा खौफनाक है। और दूर कहीं समुद्र में हम कपूने बेची को देखते हैं, जो कि आराम से खाना खा रहा होता है। और तभी इसकी शिप पर एक झटका सा लगता है। पिताजी हमारी शिप पानी पर नहीं है, ये हवा में है। और इनकी शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है जिससे ये टकरा जाती है। और यहाँ पर न्यू वर्ल्ड के फुट वेल्टन आइलैंड पर हम बेसिल हॉकिंस को देखते हैं। मैं हूँ ब्राउन बियर्ड, एक पायरेट जिसके ऊपर 80 मिलियन का इनाम है और ये मेरा इलाका है। और तुमने जो मेरे साथियों के साथ किया उसकी कीमत तुम्हें अपने खून के साथ चुकानी होगी। मैं तुम्हें 2 बातें कहूंगा। पहला, मुझे मजाक पसंद नहीं, और दूसरा, मुझे तुम्हारे चेहरे के ऊपर मौत का साया नजर आ रहा है। हॉकिंस व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी में पहुंच चुका है, जिस पर ब्राउन बियर्ड ने कब्जा कर लिया है। ब्राउन बियर्ड इसे धमकाता है पर हॉकिंस इसे ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर उरोजी भी पहुंच चुका है न्यू वर्ल्ड पे, पर ये लोग शोर पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर लगातार बिजली गिर रही है। अरे यार अब हम लोग क्या करें, वहाँ पर बारिश हो रही है। और तभी नाव में से एक अजीब सी दादी माँ आती है। क्या तुम्हें छतरी चाहिए? जिसका मतलब है कि न्यू वर्ल्ड बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। इसके बाद हम लोग बगी को देखते हैं, जिसके साथ लेडी एल्बिडो भी है और जेल से भागे हुए सभी कैदी भी हैं। ये सभी लोग बगी पायरेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इसका क्रू और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इन सभी को लूफी के बारे में भी पता चलता है, जिसे सुनकर ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पर कुछ समय बाद और भी ज्यादा शॉक हो जाता है जब देखता है कि नेवी ने इसे एक लेटर भेजा है। यहाँ पर हम 1000 सनी को देखते हैं, यानी कि हमारी पायरेट शिप। बहुत सारे चोर 1000 सनी को चुराने के लिए इसके पास आते हैं, पर यहाँ पर इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। रेले की वाइफ शैकी, मरमेड कैमी, ऑक्टोपस हाची और फ्लाइंग फिश राइडर्स के सभी मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग 1000 सनी की रक्षा करते हैं। स्टारहेड लूफी की शिप हम किसी को भी चुराने नहीं दे सकते। लेकिन तभी कुमा यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। दूसरी तरफ एलाबास्ता किंगडम में इनकी कंट्री में भी लूफी की न्यूज फैल चुकी है और लूफी को देखकर वीवी इसकी चिंता करने लगती है। लूफी के हाथ में ये क्या है? लगता है किसी तरह का कोड है। और उसे डीकोड करने लगती है। यहाँ पर हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो कि जा रहा है न्यू वर्ल्ड पर। यहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग हैं सभी लोग न्यू वर्ल्ड में जा रहे हैं और अब वहाँ पर जाकर तहलका मचाएंगे। और दुनिया के हर एक कोने में पता चल जाता है कि लूफी ने मरीन फोर्ड में क्या काम किया है। यहाँ पर अमेज़न लिली में हम लूफी को देखते हैं, जो कि अभी भी लेटा हुआ है क्योंकि ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और सारी लड़कियां लूफी को छेड़ रही होती हैं। पता नहीं मेरे दोस्तों को कोड समझ में आएगा या नहीं। मैं जानता हूँ वो समझदार है, वो तुम्हारे इशारे को समझ जाएंगे। लूफी एक आदमी की मुझे चिंता है, पर मुझे लगता है कि उसे भी समझ में आ ही जाएगा। और जब एक एक करके सभी स्टारहेड क्रू मेंबर्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन सभी को लूफी का कोड समझ में आ जाता है। बस जोरो को समझ में नहीं आता है। ये अपना पूरा दिमाग लगा देता है, लेकिन ये पहलवान बुद्धि इसे समझ में नहीं आता। इसे ये समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, पर क्या है ये नहीं पता। यहाँ पर हम ट्रूफल्गर लॉ को देखते हैं। कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें न्यू वर्ल्ड में जाना चाहिए? अरे यार इतनी भी जल्दी क्या है? ब्लैक बियर्ड वहाँ पर जा चुका है, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर हम लोग बाद में पहुँचेंगे, अगर हम लोग लास्ट में निकलेंगे तो सबसे आखिरी में पहुँचेंगे। जाने दो लोगों को, मरने दो उनको। बाद में हम सभी लोग जाएंगे और वन पीस को चुरा कर ले आएंगे। और हम बहुत सारे रुकी पायरेट्स को देखते हैं, जो कि न्यू वर्ल्ड पर आ चुके हैं और बहुत ही अजीब मुश्किल में फंस जाते हैं। न्यू वर्ल्ड के अंदर ब्लैक बियर्ड भी पहुंच चुका है और ये और इसके सभी क्रूमेट्स एक लावा आइलैंड पर रुक जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये लोग इस आइलैंड से निकल भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इनके पास कोई शिप नहीं है। और ब्लैक बियर्ड की फाइट ज्वेलरी बोनी के पायरेट्स के साथ हो जाती है। ये सभी लोग ज्वेलरी बोनी के सभी पायरेट्स को हरा देते हैं और इस लड़की को पकड़ लेते हैं। ब्लैक बियर्ड इसके सामने जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि नेवी ने तेरी जैसी एक लड़की के ऊपर 100 मिलियन की बाउंटी लगाई है, पर तू इतनी ज्यादा ताकतवर तो है भी नहीं। ठीक है, मैं तुझे एक चांस दे सकता हूँ। अगर तू मेरी राखेल बन जाती है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुनकर बोनी को गुस्सा आ जाता है और इसे एक लात मार के भगा देती है। ब्लैक बियर्ड का स्नाइपर पायरेट चिल्लाकर कहता है कि सर एक नेवी की शिप यहाँ पर आ रही है। लगता है नेवी वाले हमारे लिए एक शिप लेकर आए हैं। पर इस नेवी की शिप के ऊपर अकाइनो होता है। ये सुनकर ब्लैक बियर्ड की फट जाती है। हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी भागो। और इस सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और बॉनी को यहीं इसी हालत में छोड़ देते हैं। जब अकाइनो यहाँ पर आता है तो ब्लैक बियर्ड और उसकी टीम ऑलरेडी यहाँ से निकल चुकी होती है। सिर्फ ज्वेलरी बॉय ने यहाँ पर होती है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, एक भी सरकार के आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। और यहाँ पर डोफ्लामिंगो हायर ऑफिसर्स के पास जाता है रिपोर्ट देने के लिए। इसने गैको मोरिया को हरा दिया था, पर उसे जान से मार नहीं पाया। उससे पहले ही वो गायब हो गया था। और इस तरफ चॉपर वापस से उसी पक्षी के ऊपर बैठकर वापस से इस आइलैंड पर आ जाता है और इन लोगों की मेडिकल नॉलेज के ऊपर स्टडी करना शुरू करता है। मुझे और समय यहाँ पर रुकना होगा ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। और नामी भी वेदरिया में रुक जाती है। दद्दू, मुझे न्यू वर्ल्ड के वेदर के बारे में स्टडी करना है। मेरा क्रू न्यू वर्ल्ड में जाने वाला है और मैं उनकी नेविगेटर हूँ, इसलिए मुझे उनके वेदर के बारे में पूरे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं। उस धमाके की वजह से फ्रैंकी की आधी से ज्यादा बॉडी जल चुकी है, लेकिन फिर भी जिंदा है क्योंकि एक साइबॉग है ऑफ कोर्स। लेकिन इसके
बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी ओपन हो जाती है जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करता था। अब से मैं यहीं पर रहूंगा और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूंगा। मैं बनाऊंगा खुद को एक सुपर साइबॉग। यहाँ पर हम सांजी को देखते हैं। सांजी भी यहाँ पर जितने भी क्वेड्स हैं इन सभी के साथ लड़ रहा है। अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपनी शिप दे दूंगी और तुम्हें खाने की बहुत सारी रेसिपीज भी दूंगी। ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को हराऊंगा। ऐसे ही ब्रूक, रॉबिन और उसॉप तीनों अपनी जान लगा देते हैं और कहते हैं कि हम लोग ताकतवर बनेंगे और 2 साल में हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे कि लूफी को वापस से कभी भी झुकना न पड़े। उसे हम लोग पायरेट किंग बनाकर ही रहेंगे। और यहाँ पर जोरो भी हॉकाई के सामने जाता है और अपना सर जमीन के ऊपर रखकर झुककर इससे कहता है, प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, प्लीज मुझे शक्तिशाली बनाओ। ये देखकर हॉकाई को बहुत डिसअपॉइंटिंग फील होता है। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, लेकिन तुम तो उन बबून्स को भी नहीं हरा पाए और यहाँ पर वापस आ चुके हो मुझसे भीख मांगने के लिए। ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है लेकिन अपने गुस्से को काबू करता है और कहता है, मैंने उन बबून्स को पहले ही हरा दिया है। क्या तुमने उन्हें हरा दिया? पर वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और ये देखता है कि सच में जोरो झूठ नहीं कह रहा था। इसने ऑलरेडी सभी बबून्स को हरा दिया है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ अपने कैप्टन के लिए। ये सुनकर मिहॉक हंस देता है। तुम जैसा एक ईगोसेंट्रिक बंदा जो कि अपने घमंड को त्याग कर आगे बढ़ता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें अपने घाव का ट्रीटमेंट करना होगा। वेरोना, जाओ इसे जाकर बैंडेज लगा दो। और 2 दिन के बाद जोरो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मेरी ट्रेनिंग को शुरू करो। चलो अपनी तलवार को बाहर निकाल लो। यहाँ पर बबून के बहुत सारे लेवल्स हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक सा बबून आ जाता है। ये बबून बाकी के बबून्स के ऊपर राज करता है क्योंकि इसने मुझे कॉपी किया है। और हम देखते हैं कि इसके पास भी एक बहुत बड़ी सी तलवार है हॉकाई जैसी। इसने कुछ स्किल्स मेरी भी कॉपी कर ली हैं। जाओ पहले जाकर उसे हराओ। ठीक है, मैं इसे हरा सकता हूँ। और जोरो इसके साथ फाइट करने लगता है लेकिन इसे हरा नहीं पाता है। अब कुछ दिन के बाद वेरोना जोरो से पूछती है कि तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, तो तुमने अपना मन बदल क्यों लिया? उस न्यूज़पेपर को देखो, मेरे कैप्टन की तस्वीर को देखो। उसके हाथ के ऊपर एक निशान है जहाँ पर लिखा है 3 day क्रॉस 2 years। हम लोग 3 दिन के बाद मिलने वाले थे लेकिन अब हम लोग 3 दिन बाद नहीं मिलेंगे बल्कि 2 सालों के बाद मिलेंगे। और स्ट्रॉ हैट लूफी के सभी मेंबर्स इस मैसेज को समझ जाते हैं और इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर रहकर ही ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं ताकि ये सभी लोग फ्यूचर में लूफी की हेल्प कर सके। यहाँ पर जिम्बे लूफी और सभी को बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूफी, रेले और बोआ हैनकॉक एक खतरनाक आइलैंड पर आते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस आइलैंड पर 48 वेदर्स हैं और हर हफ्ते यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और यहाँ के जंगली जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे लूफी। ठीक है, पर बोआ हैनकॉक तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो लूफी को खाना देने के लिए। ये सुनकर बोआ हैनकॉक को गुस्सा आ जाता है। साले बुड्ढे, क्या कहा तूने? हाँ, तुम मेरे और मेरे प्यार के बीच में आ रहे हो। ये ट्रेनिंग वेनिंग सब ठीक है पर खाना क्यों नहीं खाना इसने? मैं तुम्हें पत्थर की बना दूंगी, ठीक है ना? अरे ये लूफी की भलाई के लिए ही है, छोड़ो मुझे। और ये सुनने के बाद बोआ हैनकॉक इसे जाने देती है पर लूफी को बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। बाय बुआ। अब थोड़ी देर तक चलने के बाद ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और जंगल के बीचों बीच ध्यान से देखो इस पेड़ को लूफी। ये इस आइलैंड के बीचों बीच का पेड़ है। ये एक बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ के साथ हम सुरक्षित रहेंगे। कोई भी जंगली जानवर इस पेड़ के नजदीक नहीं आता है और हम यहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके बाद रेले लूफी को इस जंगल के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस जंगल में 5000 से भी ज्यादा जंगली जानवर मौजूद हैं। एक सेकंड, आपको एग्जैक्ट नंबर कैसे पता है? मैंने अपनी हाकी का यूज किया। क्या हाकी? ये क्या है? हाकी एक तरह की पावर है जो कि हर किसी में होती है, जिससे कि हम लोगों को देख सकते हैं, आवाजें सुन सकते हैं, वो सारी आवाजें जो कि आम इंसान अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। हर किसी के पास हाकी की पावर मौजूद होती है लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादातर लोग तो इस ताकत के बारे में जानते ही नहीं। मरते दम तक इस दुनिया में तो मेन तरह की हाकी होती है बच्चे। और तभी रैली के पीछे एक बहुत बड़ा एलिफेंट आ जाता है। ये एलिफेंट बहुत ज्यादा विशाल होता है और किसी नॉर्मल एलिफेंट की तरह बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। ओल्ड मैन पीछे देखो। लूफी नोटिस करता है कि रैली ने अपनी आंखें बंद कर ली है और इससे हाकी के बारे में बात कर रहा है। लगता है मुझे ही दद्दू को बचाना होगा। सेकंड गियर, और सेकंड गियर का यूज करके इस पर हमला करता है लेकिन एक ही हमले से लूफी दूर जाकर गिरता है और लूफी इसके साथ लड़ नहीं पाता है क्योंकि इसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। दद्दू आपके पीछे, वो आप पर हमला करने वाला है। लेकिन रैले अभी भी अपनी आंखें बंद करके रखा हुआ है। सुना मेरी बात, हाकी 2 तरह की होती है। पहला हाकी है ऑब्जर्वेशन हाकी, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग कौन है, कौन कहाँ पर है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है बिना देखे ही। और ये हाथी अभी अपनी सूंड से दाहिने तरफ से मुझ पर हमला करने वाला है और इससे पहले कि ये हाथी इस पर हमला कर पाता, रेले नीचे झुककर इसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर लूफी चौंक जाता है। ये हाथी लगातार रेले पर हमले करता है लेकिन रेले इसका अटैक आने से पहले ही दूसरी साइड में झुक जाता है। इसे ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये हाथी कहाँ पर अटैक करने वाला है। अगर तुम ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करते हो बच्चे तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम पर कहाँ से और कैसे हमला करने वाला है। ये एक बहुत ही काम की चीज है। और ये सुनकर लूफी समझ जाता है कि इसने इस ताकत को पहले भी महसूस किया हुआ है। दद्दू, स्काइपिया पे लॉर्ड एनेरू इसका यूज किया करता था और इसे मंत्रा कहा जाता है। हाँ, मुझे पता है एनेरू भी इस हमले को यूज कर रहा था और इसके बाद वाली
वाली हाकी, इसे कहते हैं आर्मामेंट हाकी, जिससे कि तुम अपने शरीर में एक कभी न टूटने वाला आर्मर तैयार कर सकते हो। और रेले अपने एक हाथ का यूज करके ही इस हाथी को हरा देता है। ये देखकर लूफी चौंक जाता है। ये क्या, ये कैसे किया? इस पावर को आर्मामेंट हाकी कहा जाता है। तुम इसका यूज करके अपनी बॉडी के अंदर एक आर्मर क्रिएट कर सकते हो। इस हाकी का यूज तुम ऑफेंस और डिफेंस दोनों में यूज कर सकते हो। अरे हाँ दद्दू, मैंने भी इसे यूज करते हुए देखा है। इसके बाद रेले लूफी को एक चुटकी मारता है, जिसकी वजह से लूफी को बहुत दर्द महसूस होता है और इसे समझ नहीं आता कि इसे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो रबड़ का बना है। अरे मैं तो रबड़ का बना हूँ, मुझे दर्द क्यों हो रही है? अरे यार, ये कैसे हो सकता है? ये इसका एक और फैक्टर है। डेविल फ्रूट यूजर्स हाकी के सामने नाकाम होते हैं। तुम जानते हो ना, लोगिया टाइप के डेविल फ्रूट यूजर्स को, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग प्रैक्टिकली अमर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस हाकी का असर होता है। अगर तुम आर्मामेंट हाकी का यूज करके उन पर हमला करोगे तो उन्हें भी दर्द होता है और तुम उन्हें भी मार सकते हो। अच्छा, तो तुम इस हाकी का यूज करके किजारू पर हमला कर रहे थे? ये हाकी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है दद्दू। हाँ, इसका यूज करके तुम अपने हथियार को भी ताकतवर बना सकते हो। तुमने देखा ना यहाँ के कूजा पायरेट्स को, उन लोगों के एरोज इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? क्योंकि वो लोग अपने एरोज में हाकी का यूज करते हैं। लूफी ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है। मैं 2 तरह की हाकी इसका यूज करता हूँ, ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी का। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक और तरह की हाकी को यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्करर हाकी। ये एलिफेंट रेले के पीछे आ जाता है। इसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसके पास आने से पहले ही रेले अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है। ये हाकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एलिफेंट बुरी तरह से डर जाता है और यहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लूफी का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। ये है क्या? यही है कॉन्करर हाकी, जिसका यूज करके तुम अपने दुश्मन को बिना छुए ही उसे बेहोश कर सकते हो और अगर चाहो तो उसे मार भी सकते हो। क्या मैं भी ऐसी ही हाकी का यूज कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो लूफी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि इस हाकी का यूज कर सकते हैं। शायद तुम्हें याद नहीं, पर तुम भी इसका यूज कर सकते हो। क्या तुम्हें याद नहीं मरीन फोर्ड पर तुमने कैसे हाकी का इस्तेमाल किया था? रेले से बताता है कि कोई भी आदमी किसी एक तरह की हाकी को मास्टर करने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन मैं तुम्हें 2 साल में 3 तरह की हाकीज को सिखा दूंगा। अगले दिन लूफी उस पेड़ के सामने जाता है और अपनी टोपी को निकाल कर यहाँ पर रख देता है। 2 साल के लिए पायरेट लूफी एक ब्रेक ले रहा है और 2 सालों तक ट्रेनिंग करने के लिए रेले के साथ चला जाता है जंगल के अंदर। और अब इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और वन पीस एनिमे के 2 साल का सबसे बड़ा टाइम स्किप देखने को मिलता है। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद लूफी वापस आता है अपनी टोपी को वापस लेने के लिए। लूफी ने सिर्फ 1.5 साल में ही 3 तरह की हाकीज को सीख लिया है और अब 2 सालों के बाद इस आइलैंड से बाहर जा रहा है। ठीक है, लगता है मैं तैयार हूँ। लूफी इस आइलैंड का बॉस बन चुका है। इससे ज्यादा शक्तिशाली इस आइलैंड पर अब कोई भी नहीं है। और हम बोआ और बाकी सभी को देखते हैं। लूफी, हमने तुम्हारे लिए एक शिप प्रिपेयर कर दी है और उसे तुम्हारे फेवरेट खाने से भर दिया है। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया बोआ। अच्छा, तो इसका मतलब अब हम शादी कर रहे हैं, है ना? नहीं बोआ, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो लूफी? भाई क्या ये अलग ही अपने सपने में है? लूफी ने इसे मना किया है, लेकिन फिर भी बोआ हैनकॉक अपने ही डिल्यूजन में है। इसके बाद हम शेकी की बार को देखते हैं, जहाँ पर रेले भी अभी मौजूद है। 2 साल बीत चुके हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि लूफी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और तभी यहाँ पर कोई आ जाता है। अरे मुझे नहीं लगा था कि तुम सबसे पहले यहाँ पर पहुँच पाओगे। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जोरो है। क्या सबसे पहले मैं आया? हाँ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ पर हम लोग नामी को देखते हैं, जो कि अभी दारू पी रही है और एक बारटेंडर से बात कर रही होती है। और हमें पता चलता है कि नेवी के हेडक्वार्टर्स चेंज हो चुके हैं। नेवी का फ्लीट एडमिरल अब अकाइनो बन चुका है और अब नेवी के हेडक्वार्टर्स को रेड लाइन में लेकर जाया जा चुका है। और इसी रेस्टोरेंट में कुछ लोग बात करते हैं आपस में कि क्या तुमने सुना कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वापस से रीयूनियन कर रहे हैं और इसी आइलैंड पर हैं। कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। नामी ये सब कुछ बैठकर सुन रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। और तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है और बार के अंदर आ जाता है और बहुत सारे नकली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स इस बार के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं? सभी लोगों को पता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। जब नकली स्ट्रॉ हैट्स अंदर घुसते हैं, ए बारटेंडर, हमारे लिए दारू लगा, खाना लगा, फ्री में। यहाँ पर साबाओडी के थीम पार्क में एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सोल किंग का गाना सुनने के लिए आए हैं। शो के टिकट्स पूरी तरह से बिक चुके हैं और सोल किंग कोई और नहीं बल्कि अपना ब्रूक है। देखो मैनेजर, मुझे कुछ बताना है। ये मेरा आखिरी गाना है, समझ गए ना? ये मेरा आखिरी शो होगा। और ऐसा बोलकर कॉन्सर्ट करने के लिए चला जाता है। और इसका मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें जो तुम चाहते हो वो नहीं करने दूंगा। तुम्हें हमारे लिए गाना गाते रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी यही काम करते रहना होगा। लेकिन ब्रूक को इसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम सांजी को देखते हैं। अपना सांजी भी साबाओडी में उतर चुका है और पहुँचने के बाद ही सभी लड़कियों को अपनी आंखों से ही लॉक कर लेता है। यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ हैं, असली की लड़कियाँ। लगता है मैं नर्क से बाहर आ चुका हूँ और पागलों की तरह कुड़ियों के पीछे भागने लगता है। इसके बाद हम उसी बार का सीन देखते हैं जहाँ पर नकली स्ट्रॉ हैट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये सभी लोग फ्री में खाना खा रहे हैं और रैंडमली लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। तो हमारी टीम को ज्वाइन करेगा? हाँ, चल भाग। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि यही असली का लूफी है, जो कि 2 साल में इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। और बात करते हुए इसकी नजर नामी पर जाती है। हमारे पास आ, इधर आ, हमारे साथ बैठ कर दारू पी। वहाँ अकेले बैठ कर क्या कर रही हो? लेकिन नामी कुछ नहीं कहती और इन्हें इग्नोर करती है। ए, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ये लूफी का जवाब क्यों नहीं दे रही? यंग लेडी, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हे, चली जाओ वरना तुम नहीं बच पाओगी। नामी को बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है और इनमें से फेक नामी घूमकर इसके पास आती है। तुम मेरे कैप्टन को मना कैसे कर सकती है? हाँ, तुम जानते हो ना मेरा कैप्टन कौन है? स्ट्रॉ हैट लूफी। अच्छा, स्ट्रॉ हैट लूफी? हाँ, ये कौन है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या क्या कहा तूने? पर नामी पर हमला करने ही वाला वो
होता है कि तभी ऊसॉप यहाँ पर आ जाता है, अपने न्यू ग्रीन स्टार का यूज करके हमला करता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा जानवर निकलता है जो कि एक कार्निवरस प्लांट होता है जो कि इंसानों को खाता है और नकली वाली नामी को पकड़ लेता है और फाइनली नामी खड़ी हो जाती है। अच्छी लग रही है वैसे नामी। ये किसने हमला किया? यंग लेडी, क्या मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर करना चाहोगी क्या? हाँ, ये देखकर नामी चौंक जाती है ऊसॉप। और ऊसॉप को पकड़कर बहुत टाइटली हग करती है और अभी ऊसॉप को जन्नत नजर आ रही है। नामी, तुम काफी मुलायम हो चुकी हो। ऊसॉप, ये क्या था? 2 साल मैंने ऐसे ही बर्बाद नहीं किए हैं, अब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ नामी। और यहाँ से बात करते हुए निकल जाते हैं और यहाँ से जाते हुए नामी वेदर बॉल का यूज करके पूरे रेस्टोरेंट में एक बिजली का झटका देती है और इसे तबाह करके यहाँ से चले जाते हैं। फेक लूफी बाहर निकलता है। इन दोनों को ढूंढो जल्दी, मेरे मार कर इनके सर मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर नेवी हेडक्वार्टर्स में भागते हुए एक सोल्जर रिपोर्ट देता है कि साबाओडी में हमने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की अफवाहें सुनी हैं। वो सभी के सभी क्रू मेंबर्स वापस से रिक्रूट कर रहे हैं। जल्दी करो, हमें साबाओडी को सर्च करना होगा। स्ट्रॉ हेड लूफी एक खतरनाक क्रिमिनल है, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। और यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुकी है और अभी इस वक्त कोई इसका पीछा कर रहा होता है। मेरे हाथ में 2 कागज हैं, एक है सोल किंग का कॉन्सर्ट। ये सोल किंग क्या है? क्या यही ब्रूक है? और ये क्या? स्ट्रॉ हेड लूफी के रिक्रूटमेंट का पेपर? क्या हमारे क्रू में रिक्रूटमेंट हो रही है? मुझे तो नहीं लगता। और हम फ्रैंकी और चॉपर को भी देखते हैं। फ्रैंकी और चॉपर भी साबाओडी में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम साबाओडी की मार्केट में देखते हैं कि एक लड़की के हाथ में किसी ने गोली चला दी है। इसका हस्बैंड इसके पास आता है। ये क्या हो? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुमने इस पर गोली क्यों चलाई? हाँ। और हम देखते हैं कि ये फेक लूफी और उसकी टीम है। मुझे माफ करना, लगता है मैंने गलती से तुम्हारी बीवी पर गोली चला दी। मुझे लगा तुम कोई और हो। हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है और एक लड़की जिसके बाल बहुत लंबे हैं। गलती से मैंने तुम पर गोली चला दी, मुझे माफ कर देना। तुमने ऐसे ही गोली चला दी क्योंकि तुम्हें लगा? हाँ। सभी लोग इसे गालियां देते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉ हेड लूफी कितना ज्यादा खराब है। ये फेक लूफी इसकी तरफ गुस्से से देखता है। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहता है? घूर क्या रहा है? और इसके हस्बैंड के ऊपर भी गोली चला देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं। मैंने तुमसे माफी मांगी, उसके बाद भी तुमने मुझ पर चिल्लाया। और तभी हम देखते हैं कि असली वाला लूफी यहाँ पर आ रहा है और लूफी ने ये सब कुछ देखा लेकिन फिर भी इग्नोर करके आगे बढ़ता है और जाते हुए फेक लूफी को एक धक्का लगाता है और फेक लूफी नीचे गिर जाता है। आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपको गिरा दिया। और फिर से यहाँ से जाने लगता है लेकिन आसपास के लोग ये देख कर घबरा जाते हैं कि क्या इस बच्चे को नहीं पता है कि स्ट्रॉ हेड लूफी है, अब ये नहीं बचने वाला। इसने से गुस्सा दिला दिया है, अब ये नहीं बचने वाला। कहाँ जा रहा है? इधर रुक। लूफी रुक जाता है और पीछे देखता है। क्या तुम मेरे साथ बात कर रहे हो? कौन है? तो रुक जा। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ये बच्चा अब मरने वाला है। इसे शायद नहीं मालूम कि मंकी डी लूफी कौन है। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, लेकिन इन्हें क्या पता कि जिसने अभी इसे धक्का दिया वही असली का लूफी है। लूफी सोचता है कि इसने 2 साल पहले जो कांड किया था उसकी वजह से इसकी फोटो हर एक न्यूज़पेपर पर छप गई थी, इसलिए अभी इस वक्त इस दुनिया के ज्यादातर लोग लूफी को पहचानते हैं। तुम्हें अपना फेस बदलना होगा लूफी, तुम्हें अपनी पहचान को छुपाना होगा। अगर तुम अपनी पहचान को नहीं छुपाओगे तो तुम शायद अपने दोस्तों से ना मिल पाओ और तुम और तुम्हारा क्रू इतनी आसानी से समुद्र में सेल भी नहीं कर पाएगा। अगर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर्स तुम्हारा पीछा करते हुए आ गए तो तुम्हें अपनी पहचान को छुपाना होगा लूफी। ठीक है, मैं समझ गया बुआ। और हैंकॉक गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी सोचता है कि बुआ ने इसे कहा था कि इसे अपनी पहचान को छुपा कर रखना होगा। नकली लूफी इसके पास आता है। अब तू नहीं बचने वाला बच्चे, तूने मुझ पर हमला किया था ना। यहाँ पर हम शेकी के बारे में सांजी को देखते हैं और जब सांजी को पता चलता है कि सबसे पहले जोरो यहाँ पर पहुंचा है साबाओडी में तो बुरी तरह से चौंक जाता है और सुनता है कि जोरो के बाद फ्रैंकी, नामी, चॉपर, ऊसॉप ये सभी लोग भी साबाओडी में पहुंच चुके हैं। और तुम उन चारों के बाद पहुंचे हो, बस अब लूफी और रॉबिन के आने का इंतजार है। और साबाओडी में ही एक दूसरी जगह पर बहुत सारे पायरेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं। इन्हें लगता है कि व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद पायरेट्स कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है। पायरेट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक जगह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहाँ पर कोई कानून काम नहीं कर रहा। तभी कुछ पायरेट्स चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? ये कौन आ रहा है? और देखते हैं कि स्ट्रॉ हेड क्रू यहाँ पर आ रहा है। ये देखकर सभी लोग साइड में हट जाते हैं। अरे ये तो जोरो है, पायरेट हंटर जोरो। इसके ऊपर बाउंटी है 120 मिलियन बैरीज। ये है सांजी जिसके ऊपर 77 मिलियन की बाउंटी है। उसके बाद है रॉबिन जिसकी बाउंटी है 80 मिलियन बैरीज और इनके साथ है इनका पेट चॉपर जिसके ऊपर 50 मिलियन की बाउंटी है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इन सभी को लगता है कि ये सब के सब असली के स्ट्रॉ हेड्स हैं। और तभी असली चॉपर यहाँ पर आ जाता है। इससे लगता है कि यही इसके असली दोस्त हैं और इनके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है, पर ये लोग इसे इग्नोर करते हैं। और तभी असली के रॉबिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस वक्त रॉबिन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। और जब सांजी को पता चलता है कि रॉबिन और नामी भी यहाँ पर आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर फेक लूफी असली वाले लूफी के ऊपर गन पॉइंट कर कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्ट्रॉ हेड लूफी। मेरा बाउंटी है 400 मिलियन बैरीज। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो? हाँ, तुमने मुझे सबके सामने गिरा दिया, सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुझे जमीन पर लेट कर मुझसे जान की भीख मांगनी होगी या तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा।
उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। मुझे माफ करना धक्का देने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद वापस से फेक लूफी को धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। लगता है ये सच में मरना चाहता है। अरे उसने लूफी को 2 बार धक्का दे दिया, अब ये नहीं बचने वाला। और फेक लूफी असली वाले लूफी के ऊपर गन चला देता है, लेकिन लूफी हाकी का यूज करके इस गन की बुलेट को बहुत आसानी से डॉज कर देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। इससे पहले ही पता चल जाता है कि गन कब और कैसे कहां पर आने वाली है, इसलिए टाइम से हट जाता है और अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और इन सभी फेक लूफी और जितने भी इसके फेक क्रूमेट्स हैं उन सभी को बेहोश कर देता है। और ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। अरे ये क्या, ये लोगों ने गोली चलाई थी पर ये लोग खुद ही बेहोश हो गए। ये चल के रहा है। और लूफी यहाँ से चला जाता है। लगता है हैनकॉक ने सही कहा था, मुझे फेस बदल लेना चाहिए वरना मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। यहाँ पर फेक ज़ोरो और फेक सांजी और फेक रॉबिन, जिनके साथ एक रकून भी है जो कि एक फॉक्स है, इन सभी के पीछे असली का चॉपर आ रहा है। और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके पीछे अभी जो चल रहा है वो असली का चॉपर है। और तभी 2 काले कोट पहने हुए गवर्नमेंट एजेंट्स यहाँ पर आते हैं और नकली रॉबिन को असली रॉबिन समझकर किडनैप कर ले जाते हैं। अरे नहीं, हमें रॉबिन को बचाना होगा। उन लोगों ने रॉबिन को किडनैप कर लिया। ज़ोरो सांजी जल्दी करो, हमें उन्हें बचाना होगा। हमें लूफी के पास जाना होगा। जल्दी मुझे लूफी के पास लेकर चलो। दरअसल अभी चॉपर को लग रहा है कि ये दोनों असली के ज़ोरो और सांजी हैं और यहाँ पर अपना असली का सांजी पूरी मार्केट में घूम रहा है, खाना खा रहा है और कुकिंग के लिए सामान इकट्ठा कर रहा है। सांजी एक फिशिंग शॉप पर आता है पर इसका ओनर यहाँ पर नहीं होता। और तभी सांजी की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि अपना सर फोड़ रहा होता है। अरे वो तो गया वो। कौन गया भाई? मेरे पास एक बंदा आया था जिसके हरे कलर के बाल थे, उसके पास 3 स्वॉर्ड्स थी। उसने आकर मुझसे पूछा कि वो मेरे साथ फिशिंग पर जाना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, जाकर उस बोट पर बैठ जा। लेकिन वो उस बोट पर बैठा ही नहीं बल्कि एक पायरेट शिप पर जाकर बैठ गया और वहीं पर सो गया और उसी पायरेट शिप के साथ समुद्र के नीचे चला गया। लगता है अभी वो फिशमैन आइलैंड जा रहा है। मुझे लगा ही था, ये ज़ोरो सबसे पहले यहाँ पर आया है और खोया भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है बूढ़े आदमी, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो फिशमैन आइलैंड जा रहा है, हम लोग भी वहीं पर जाने वाले हैं। अरे नहीं, पर वो एक पायरेट शिप थी। हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया हो। ज़ोरो को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और तभी पानी में कुछ हलचल होती है। सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर पानी में एक बहुत बड़ी वेव आती है और वही पायरेट शिप पानी में से बाहर निकलती है। ये शिप टूट जाती है और सभी को लगता है कि इस शिप पर किसी ने हमला कर दिया है, किसी बहुत बड़े जानवर या कोई फिश ने। मुझे तो लगता है इस पर सी किंग ने हमला कर दिया होगा। पर तभी ध्यान से देखते हैं कि इस शिप को किसी ने बीच में से काट दिया है, किसी ने चाकू से इसे काटा है। ये नहीं हो सकता, तुमने शिप का साइज देखा क्या? इतनी बड़ी शिप को कोई कैसे तलवार से काट सकता है? पर हम देखते हैं कि सच में किसी ने इस शिप को तलवार से काट दिया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि ज़ोरो का है। ज़ोरो इस शिप को बीच में से काट देता है। कौन है बेटू, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। तुम मेरे शिप में क्यों आए हो? साले हम तेरी शिप में नहीं, तू हमारी शिप में आया था। लगता है मैं एक गलत शिप में चढ़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। और यहाँ पर हम लोग रॉबिन को देखते हैं। टाइम स्किप के बाद रॉबिन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, एक सोनी कुड़ी बन चुकी है और इसकी स्किन टोन भी बदल चुकी है। और रॉबिन 1000 सनी के पास खड़ी है, शिप की कोटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आकर फ्रैंकी से मिलती है। और अभी फ्रैंकी अपडेट होकर पूरे तरीके से चेंज हो चुका है और बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये देखकर रॉबिन हैरान हो जाती है। लगता है तुम पूरे तरीके से साइबॉग बन चुके हो फ्रैंकी, बस लूफी का आना बाकी है, उसके बाद हम लोग फिशमैन आइलैंड की तरफ निकल जाएंगे। हाँ सुनिए, तू सही कहा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पूरे 2 साल तक जिम जाकर खुद को एक गबरू जवान बना लिया है और मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ। फ्रैंकी, बाकी के लोग कहाँ पर हैं? हाँ, वो उस का बच्चा फ्यूल खरीदने के लिए गया है। सांजी और ज़ोरो खाना लाने के लिए गए हैं और बाकी सभी लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, चिंता मत करो। और फ्रैंकी, ये क्या चल रहा है? ये पोस्टर क्या है? अरे सुनिए, ये अपना पराबरूक है, इसका कॉन्सर्ट चल रहा है। देखते ही देखते इसके फैंस हनी सिंह के फैंस को भी क्रॉस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सर्ट छोड़कर हमें वापस से ज्वाइन करने वाला है। अब इसके बाद हम फेक लूफी और उसके क्रू को देखते हैं। चॉपर भी यहाँ पर आ जाता है और अभी चॉपर को ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी लोग असली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं। चॉपर इन्हें पहचान नहीं पाता है। तुम थोड़े से अजीब हो चुके हो, पर मुझे पता है तुम लोग मेरे ही दोस्त हो। वो क्या था? उस बंदे ने मेरे ऊपर क्या किया था? हम सभी बेहोश हो गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा। हर हालत में हम सभी लोगों को वापस से मिलना होगा। उन्हें ढूंढ कर खत्म करना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हम लोग क्या चीज हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है? 2 साल में कितने ज्यादा बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुकी है। मुझे देखकर तुम्हें शर्म आ रही है। तुम लोग अब क्या करने वाले हो? उन लोगों ने रॉबिन को किडनैप कर लिया और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। क्या वो किडनैप हो गई क्या? ठीक है, उसे मरने दो, मुझे क्या। लूफी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम रॉबिन को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? हमें उसे बचाना होगा। अरे यार, कौन है? इसे फेंक यहाँ से। किसका बच्चा गुम हो गया ये? और उसे वहाँ से हटा देता है। तुम लोग बदल चुके हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर रॉबिन को बचा लूंगा। और चॉपर रोते हुए यहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें कुछ नेवी के ऑफिसर्स छुप छुप कर सुन रहे होते हैं और हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वापस से रीग्रुप कर रहे हैं, हमें इन्हें पकड़ना होगा। ये सुनते ही मरीन के हेड ब्रांच से बहुत सारे ऑफिसर्स को भेजा जाता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को खत्म करने के लिए। सारी की सारी फोर्सेस जल्दी वहाँ पर जाओ, चारों तरफ से उन्हें घेरना होगा। और तभी सांता मारू यहाँ पर आ जाता है और अपने साथ 2 पैसिफिस्तास को भी लेकर आता है। 2 साल में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। वो कोई अनाड़ी नहीं है, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि रैले के वीवर कार्ड को फॉलो करते हुए जा रहा है। रैले ने इसे एक वीवर कार्ड दिया था और अभी लूफी 1000 सनी के
पास जा रहा है और रास्ते में लूफी देखता है कि हर जगह पर लड़ाई चल रही है। हर जगह पर पायरेट्स ने तहलका मचा रखा है। यहाँ पर हम असली के सांजी और जोरो को देखते हैं। अरे हो जोरो के बच्चे, मेरे साथ चिपका रहे वरना अलग हो जाएगा फिर से। सांजी से कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं बार बार खो जाता हूँ क्या? मैं छोटा बच्चा हूँ? हाँ, छोटी बच्ची हो तुम, हर बार खो जाती हो। सांजी खाना खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है और एक ही सेकंड में जोरो फिर से गायब हो जाता है। पीछे की तरफ घूमता है इससे बात करने के लिए, लेकिन जोरो यहाँ पर है ही नहीं। अरे यार, ये छोटी बच्ची फिर गुम हो गई और इसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर चॉपर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। सब लोग ऐसे कैसे बदल सकते हैं? रॉबिन को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं 2 साल से मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? और तभी रास्ते में नामी और उसाब इसके सामने आ जाते हैं। चॉपर, कैसे हो? क्या बात है? उसाप, नामी। इसके बाद नामी चॉपर को सब कुछ बताती है कि अभी शहर में नकली के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स घूम रहे हैं। वो हम लोगों की नकल कर रहे हैं? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर तभी खुश हो जाता है जब इसे समझ में आता है कि ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, लोग इनकी नकल कर रहे हैं। क्या बात है, ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम फेक सांजी और जोरो को देखते हैं। ये दोनों चॉपर का पीछा कर रहे हैं क्योंकि फेक लूफी ने कहा है कि जाकर चॉपर को पकड़ कर लेकर आओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लगता है किसी भी हालत में हमें उन्हें पकड़ना ही होगा वरना वो लूफी हमें मार डालेगा। पर वो मिल ही नहीं रहा यार, क्यों करे? पर तभी असली लूफी इनके सामने आ जाता है। लूफी ने अपने चेहरे पर एक नकली नाक और मूछें लगा ली हैं ताकि इसे कोई पहचान न सके, लेकिन अपना लूफी भी चॉपर की तरह है, असली और फेक में अंतर नहीं कर पाता है और इसे लगता है कि ये असली के जोरो और सांजी है। और भी सांजी, क्या हाल है? चलो भाई, यहाँ पर सांजी जोरो को ढूंढ लेता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। अब तो कहीं नहीं जाएगा, समझ गया ना? चुपचाप मेरे साथ रह, मुझे फिशिंग करने जाना है। नहीं, अगर तू जाएगा तो फिर से खो जाएगा। तो मेरा कैप्टन नहीं है, समझा ना? मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। मैं तेरा कैप्टन नहीं हूँ, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी होगी छोटी बच्ची। और यहाँ पर ग्रूव 46 में बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ज्वाइन करने के लिए और एक मरीन ऑफिसर ये सारी बातें हेडक्वार्टर्स में बता देता है। यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स इकट्ठा हो चुके हैं सर, लेकिन यहाँ पर 4 बहुत ही खतरनाक पायरेट्स हैं। एक है अल्बिनो जिसके ऊपर बाउंटी है 92 मिलियन पेरीज की। इसके बाद है लिप सर्विस जिसके ऊपर बाउंटी है 88 मिलियन पेरीज की। एक है ब्लास्ट प्लेटर जिसके ऊपर बाउंटी है 190 मिलियन पेरीज की और एक है कार्डिबो जिसके ऊपर 210 मिलियन की बाउंटी है सर। ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अगर ये लोग स्ट्रॉ हेड के साथ मिल जाते हैं तो इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी सर। और तभी ये बंदा एक ही सेकंड में इस नेवी ऑफिसर को पकड़ लेता है और इसे बहुत ज्यादा पीटता है और इसके सीने में एक तलवार घुसा देता है, इसे अधमरी हालत में छोड़ देता है। और तभी फेक लूफी यहाँ पर आ जाता है और आकर एक बहुत बड़ी स्पीच देता है जिसे सुनकर सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। यही है वो असली का स्ट्रॉ हेड लूफी, हम आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हैं सर। इस आइलैंड पर अभी 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरा अपमान किया है, जाओ उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है सर, हम उन्हें जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे, हम उन्हें मार डालेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर फेक सांजी और फेक जोरो असली लूफी को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। सांजी, जोरो यार, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, लगता है तुमने भी फेस बदल लिया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों में इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाएगी। अरे यार, ये तो असली के मेंबर्स को जानता है। ज़्यादा बुत मत करो वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी से अपने बॉस के पास लेकर जाना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रूक को देखते हैं जो कि स्टेज पर आ चुका है और अपना शो शुरू करने ही वाला होता है कि तभी बहुत सारे नेवी के ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। सोल किंग, तुम्हारा असली नाम ब्रूक है और तुम स्ट्रॉ हेड क्रू के एक पायलट हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक अरेस्ट वारंट है, तुम पहले भी एक पायलट रह चुके हो। चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सुनकर ब्रूक के सभी फैंस हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये सोल किंग तो क्रिमिनल है। ये नहीं हो सकता। कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्तों, क्या आप अगले गाने के लिए तैयार हैं? मैं गाना गाना चाहता हूँ। और ऑडियंस नेवी ऑफिसर्स को रोकने लगती है और कहते हैं कि ये सोल किंग का आखिरी गाना है, प्लीज हमें इसे सुनने दो। और गाना खत्म होते ही ब्रूक पर चारों तरफ से हमला हो जाता है, लेकिन ब्रूक यहाँ से गायब हो जाता है, फ्लाइंग फिश राइडर का यूज करके यहाँ से उड़ जाता है।